ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को। आज हम 6 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिएगा, सारे फैक्ट नोट कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आराम से देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए आप एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगी डेली करंट अफेयर की। काफी सारी फ्री पीडीएफ भी आपके लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक आइए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। ह्यूग गेट्जर का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ह्यूग गेट्जर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2025 में लास्ट ईयर ही इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ये इंडिया के बहुत ही फेमस ट्रेवल राइटर हैं। आंसर हो जाएगा आंसर सी, ह्यूग गेट्जर। इनका निधन हो गया है हाल ही में 95 ईयर की एज में। एज ज्यादा थी तो अब इनका निधन हो गया। आपको पता है ये इंडियन नेवी में कमांडर रहे हैं। जब ये रिटायर हुए तो फुल टाइम फिर ये ट्रेवल राइटर बने और काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी है। 30 से ज्यादा बुक्स लिखी है और इसके अलावा हजारों लेख इनके लिखे हुए अलग अलग मैगजीन में, अलग अलग न्यूज़पेपर में प्रकाशित किए गए हैं। यहां तक कि दूरदर्शन के लिए 52 डॉक्यूमेंट्री भी इन्होंने बनाई है। अब पद्मश्री क्यों दिया गया? इनके जितने भी लेख हैं, जितने भी बुक्स हैं, उनके माध्यम से इन्होंने भारत के कल्चर, टूरिज्म, नेचुरल ब्यूटी, इसको दुनिया तक फैलाने के लिए काम किया है। तो फेमस ट्रेवल राइटर ह्यूग गेट्जर का 95 ईयर की एज में निधन हो गया। ये मसूरी उत्तराखंड में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड शिफ्ट हो गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका एक कॉलम बहुत फेमस था। इन्होंने 40 साल से अधिक समय तक एक कॉलम लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। सक्सेस एंड द सिटी, इस कॉलर का जो कॉलम है उसका नाम था। बर्थ प्लेस है इनकी बिहार का पटना। 2025 में जब इनको पद्मश्री दिया गया था तो संयुक्त रूप से इनकी पत्नी के साथ दिया गया था, जिनका नाम है कॉलिन गेंटजर। इनकी वाइफ का निधन 2024 में हो चुका था और अब 2026 में निधन हो गया है किसका? तो यह है फेमस ट्रेवल राइटर ह्यूग गेंटजर का। याद रहेगा क्योंकि पद्मश्री मिला है तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर ही 2025 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया संयुक्त रूप से इनकी वाइफ के साथ। आगे, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह प्राधिकरण को दिया गया है? तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025, इसके तहत भारत का सबसे साफ या स्वच्छ पोर्ट का जो पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार, यह दिया गया है पारादीप पोर्ट को। पारादीप पोर्ट भारत के किस राज्य में आता है? पारादीप पोर्ट देखने को मिलेगा भारत के ओडिशा राज्य में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ये अवार्ड देती है हर साल। तो इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है वो है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने पारादीप पोर्ट के चेयरमैन पीएल हरनाद को इस अवार्ड से सम्मानित किया। अवार्ड जीता है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का। पारादीप ओडिशा का पोर्ट है। यहां पर अगर हम स्वच्छता पखवाड़ा की बात करें तो भारत का एक स्वच्छता अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह चलाया जाता है। इसमें किसी भी पोर्ट को इस आधार पर रैंक किया जाता है कि वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, लोग कितने ज्यादा अवेयर हैं, सिटीजन पार्टिसिपेशन कैसा है, सफाई मित्र वेलफेयर कितने अच्छे तरीके से लागू किया जा रहा है, और अदर जितने भी सफाई के इंडिकेटर्स है, इन सभी को ध्यान में रखकर हर पोर्ट को यहां पर रैंक किया जाता है। तो प्रथम, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया जाता है। अवार्ड जो है एक एनुअल प्राइज है और देती कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज इस अवार्ड को हर साल प्रदान करता है। आगे चलें। भारत का पहला को ब्रांडेड रूपी क्रेडिट कार्ड किस रीजनल रूरल बैंक ने लॉन्च किया है? तो भारत का को ब्रांडेड रूपी क्रेडिट कार्ड इंडिया का पहला। अब आप बोलेंगे सर ये है क्या? पहले तो हम ये समझे, किसी भी बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड अगर किसी और कंपनी, प्राइवेट कंपनी या किसी और संस्था के द्वारा के साथ मिलकर अगर जारी किया जाता है तो वो कहलाता है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड।
अभी क्या हुआ है, इंडिया का पहला को ब्रांडेड रूपी क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने वाला रीजनल रूरल बैंक बना है, ये है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा में। आंसर हो जाएगा आंसर डी। उद्देश्य क्या है इस कार्ड को लागू किए जाने का या जारी किए जाने का? ये जो कार्ड है ना, इसका इनॉग्रेशन किया गया त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। और ये रुपी क्रेडिट कार्ड है। अगर हम रुपए की बात करें तो ये जो कार्ड है रुपे नेटवर्क पर आधारित है। रुपे नेटवर्क की बात करें तो इंडिया का स्वदेशी पेमेंट गेटवे है, आप सभी को पता होगा, सुना होगा आपने इसके बारे में। अब जो को ब्रांडेड रुपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, उसका उद्देश्य कि भारत के एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में और एक जो अर्ध शहरी क्षेत्र है, मतलब जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, टायर 3 सिटीज जो होती है, उनकी यहां पर बात की जा रही है। ऐसे क्षेत्रों के जो ग्राहक हैं उन्हें मॉडर्न क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यह उद्देश्य है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा जारी किए जाने वाले को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड का। तो यह इंडिया का पहला है जो लॉन्च किया गया त्रिपुरा के अगरतला में। रुपे क्रेडिट कार्ड नॉर्मली आपको समझ में आ गया कि यह होता क्या है। को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, यहां पर मैंने आपको बता दिया। जब कोई बैंक किसी और कंपनी के साथ, फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल कंपनी है, कोई एयरलाइन है, अगर इनके साथ मिलकर कोई क्रेडिट कार्ड जारी करता है तो वो होता है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ठीक है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अगरतला में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और ये जो बैंक है ना, ये अंडर में आता है पंजाब नेशनल बैंक के, स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक। कुछ समय पहले भी हमने त्रिपुरा रूरल ग्रामीण बैंक की बात की थी। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इंडिया की पहली फुल सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन को लॉन्च किया था। यह इंडिया की पहली ऐसी एटीएम वैन थी जो कि सोलर पावर से चलती है पूरी तरीके से, इंडिया की पहली, है ना। अगर हम एटीएम वैन की बात करें, मोबाइल एटीएम वैन क्या होता है? चलता फिरता एटीएम, है ना। किसी गाड़ी में लगाए, किसी वैन में लगाए और वो गांव गांव घूमता है और कोई भी वहां से पैसा निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। तो इस तरीके से फुली सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन इंडिया में लॉन्च करने वाला पहला बैंक भी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। कुछ समय पहले की ये न्यूज है, जनवरी मंथ में हमने इसको डिस्कस किया था। आगे आ जाएं। एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले इंडिया के दूसरे इंडियन टेनिस प्लेयर बने हैं, यह है यूकी भांबरी। अगर कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि यूकी भांबरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो ये टेनिस से संबंधित प्लेयर है। ओके। एटीपी मेंस डबल रैंकिंग जो होती है ना, उसमें टॉप 20 में इन्होंने जगह बनाई है और ऐसा करने वाले इंडिया के दूसरे टेनिस प्लेयर बने। दिल्ली से आते हैं यूकी भांबरी। इनके पहले ये जो उपलब्धि है वो अभी तक केवल रोहन बोपन्ना ने ही प्राप्त की है। तो रोहन बोपन्ना भी टेनिस प्लेयर और यूकी भांबरी भी टेनिस प्लेयर हैं। अभी क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था मेंस डबल्स में, स्वीडन के आंद्रे गोरनसन के साथ। यहां पर ये थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड राउंड तक पहुंचे थे। तो हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद इनकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ और इस रैंकिंग में सुधार के बाद इंडियन टेनिस प्लेयर यूकी भांबरी एटीपी मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में स्थान प्राप्त करने वाले दूसरे इंडियन टेनिस खिलाड़ी बने हैं, रोहन बोपन्ना के बाद में। यूकी भांबरी 33 साल की इनकी एज है, नई दिल्ली से आते हैं। पहले इनकी जो रैंकिंग थी ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले वो 22 थी और अब इनकी रैंक हो गई है 20, मतलब 2 रैंक का यहां पर सुधार हुआ है। मेंस से डबल्स खेलते हैं ये भारत के लिए, किसी के साथ जोड़ी बनाकर खेला जाता है ना, चाहे वो किसी भी देश का टेनिस प्लेयर हो, तो ये मेंस से डबल होता है। 2 मेन खेलते हैं और वो किसी भी देश के प्लेयर हो सकते हैं जोड़ी बनाकर। सक्षम 2026 अभियान किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? सक्षम 2026 कैंपेन, इसे शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। सक्षम 2026 कैंपेन, उद्देश्य क्या है? क्योंकि देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा।
तो इसका उद्देश्य है कि फ्यूल कंजर्वेशन को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके, और इसके अलावा जो सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस है जो कि फ्यूल को इस तरीके से यूज करने पर बढ़ावा देती है कि फ्यूचर में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी फ्यूल बचे, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनके लिए रहे, और हमेशा उनके लिए फ्यूल अवेलेबल रहे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इस आधार पर सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना और फ्यूल कंजर्वेशन को बढ़ावा देना, यह उद्देश्य है सक्षम 2026 कैंपेन को आयोजित किए जाने का। ऑलमोस्ट 14 दिन का ये कैंपेन है, 2 फरवरी को ये शुरू हुआ था और 16 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम रखी गई है कंजर्व ऑयल एंड गैस गो ग्रीन। कैंपेन की थीम है, किसने आयोजित किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। तो उद्देश्य समझ में आ गया सक्षम कैंपेन का। एनुअल नेशनल अवेयरनेस कैंपेन है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे चलिए, समाचारों में रहा फ्यूगो वोल्केनो किस देश में स्थित है? अभी क्या हुआ है कि फरवरी की शुरुआत से ही फ्यूगो वोल्केनो में काफी विस्फोट देखने को मिले हैं। यह वोल्केनो एक मध्य अमेरिकी देश में स्थित है जिसका नाम है ग्वाटेमाला। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य का जो हिस्सा है जो कि कैरेबियन सागर के आसपास में फैला हुआ है, वहां के जो देश है वो मध्य अमेरिकी देश कहलाते हैं और इन्हीं में से एक है ग्वाटेमाला। अगर हम लोकेशन देख रहे हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में एक वॉल्केनो है जो कि रिंग ऑफ फायर में आता है। ये प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर है। पूरे वर्ल्ड के 80% से ज्यादा वॉल्केनो यहां देखने को मिलेंगे। जो भूकंपीय एक्टिविटी है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर। तो कहीं जब आप ग्वाटेमाला देखेंगे तो आपको इस क्षेत्र में ग्वाटेमाला भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर आते हैं तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, बीच में ये जो कैरेबियन सी है ये क्षेत्र, और इसके आसपास के जो देश है ये कहलाते हैं मध्य अमेरिकी देश, और उसी में आता है ग्वाटेमाला। ठीक है, तो फरवरी 2026 की शुरुआत में सेंट्रल अमेरिका के सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक, जिसका नाम है वॉल्केन डी फ्यूगो या फिर फ्यूगो वॉल्केनो, है ना। तो फ्यूगो वॉल्केनो में या फ्यूगो वॉल्केनो में एक पावरफुल और एक्सप्लोजिव एक विस्फोट देखने को मिला है। यहां पर इसकी जो राख निकली थी इस ज्वालामुखी से वो 15,000 फीट की ऊंचाई तक गई थी। कितनी? 15,000 फीट की ऊंचाई तक। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना खतरनाक विस्फोट हुआ है। यहां पर एक और लाइन नोट कीजिए कि जो मध्य अमेरिकी क्षेत्र है उनके सबसे एक्टिव वोल्केनो में से गिना जाता है। एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, शंकु के आकार का इसका शेप देखने को मिलता है, और आसपास की राख और जो भी भूकंपी तत्व निकले हैं, यहां पर ज्वालामुखी जो भी तत्व निकले उनसे इस वॉल्केनो का एक शंकु जैसा आकार हुआ है। तो स्ट्रेटो वॉल्केनो का एक एग्जांपल है। लोकेशन देखने को मिलती है सेंट्रल अमेरिका के ग्वाटेमाला में। ओके, तो आंसर ले लिया है क्या हमने? फ्यूगो वॉल्केनो कहां पर है? ग्वाटेमाला। सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में देखने को मिलता है। पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। इसके अलावा पैसिफिक ओशन में ही सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनिक आर्क बनता है। मतलब जो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा है वहां पर यह आर्क देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है सेंट्रल अमेरिकन वॉल्केनिक आर्क। इस आर्क में वर्ल्ड के सबसे एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। एक बड़ी सी चेन है जहां पर वर्ल्ड के सबसे एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। ग्वाटेमाला से लेकर दक्षिण में पनामा क्षेत्र तक ये पूरा आर्क फैला हुआ है। अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो ये पूरा आर्क है, ये जो क्षेत्र है ना ये। ओके, और इसी बेल्ट में अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमको यहां पर ग्वाटेमाला देखने को मिल जाएगा। तो फ्यूगो वोल्केनो भी कहां पर है? ग्वाटेमाला। ठीक है, और स्ट्रेटो वोल्केनो 2018 में भी इसमें विस्फोट हुआ था। तब 194 लोगों की मृत्यु हुई थी और काफी सारे लोग घायल हुए थे। काफी सारे लोग मिसिंग हुए और काफी सारे लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था उस वक्त इस वॉल्केनो में विस्फोट के कारण। तो ये सुर्खियों में है, याद रखिएगा, जिसे वॉल्केन डी फ्यूगो के नाम से भी जाना जाता है या फिर
फ्यूगो वोल्केनो कहा जाए तो भी यही है। आगे चलें। भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़कर इतिहास रचा है? तो एक इंडियन माउंटेनियर है कबाक यानो, यह आती है अरुणाचल प्रदेश से और इन्होंने हाल ही में माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। एक 7 जो समिट कैंपेन है, 7 विश्व की 7 बड़ी जो महाद्वीपों की ऊंची चोटियां है उनको फतेह करना, ये एक चैलेंज होता है, इनकी तरफ ये आगे बढ़ रही है। इसके पहले कबाक यानो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी है, ये एशिया का सबसे ऊंची चोटी है। किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और एल्ब्रुश जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इन तीनों चोटियों को भी कबाक यानो फतह कर चुकी है। 27 साल की पर्वतारोही अरुणाचल प्रदेश राज्य से आती है। यहां पर ये नाइशी कम्युनिटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में हमको देखने को मिलती है, नाइशी कम्युनिटी इसकी फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला जो माउंट एकांकागुआ पर चढ़ी है सफलतापूर्वक। ठीक है, तो माउंट एकांकागुआ की यहां पर बात करें, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी, एशिया के बाहर वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी भी अकांकागुआ है। एशिया के बाहर मतलब वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। अगर हम उसको हटा ले एशिया की, तो फिर एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी, एशिया में इससे ऊंची चोटियां भी है, ध्यान रखना, ठीक है, एवरेस्ट पे ही देखने को मिलती है, लेकिन हम एशिया से बाहर सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये माउंट एकांकागुआ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में देश में देखने को मिलती है, एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई 6,961 मीटर तक देखने को मिलती है। माउंट एकांकागुआ वर्ल्ड की 7 सबसे ऊंची समिट, यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से मेंशन कर देता हूं। माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी और वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी। नेपाल में देखने को मिलती है 8,850 मीटर वर्तमान में इसकी ऊंचाई है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो 8,850 मीटर तक ये हो चुकी है। फिर माउंट एकांकागुआ आता है, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना, अभी हमने बात की। माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी 6,190 मीटर। माउंट किलीमंजारो अफ्रीका तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी 5,895 मीटर। माउंट एल्ब्रुश यूरोप की सबसे ऊंची चोटी रशिया में है, 5,642 मीटर। माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, माउंट विंसन 4,892 मीटर ऊंची चोटी है, कहां पर? अंटार्कटिका। और माउंट कॉसियस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी 2,228 मीटर। तो यह वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियां है 7। इन्हीं को जब फतेह करने कोई निकलता है तो इसे 7 समिट चैलेंज के नाम से पुकारा जाता है। देखिए पूरी ज्योग्राफी आप अगर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये चीजें आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप सभी के लिए इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है। इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, पूरी इंडियन ज्योग्राफी के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज आप क्विज भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी मिल जाएगी, तो आप उसे पढ़िए, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन हर एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसे कहा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये जो डे है ना, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 6 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। डे क्या है? देखिए एक सामाजिक विकृति है जो कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में एक मान्यता के रूप में, एक परंपरा के रूप में चली आ रही है। फीमेल जेनिटल जो म्यूटिलेशन होता है एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथा है, जिसमें होता क्या है कि फीमेल जेनिटेलिया का जो बाहरी हिस्सा होता है,
फीमेल जो जननांग है उसके बाहरी हिस्से को या तो आधा काट दिया जाता है या फिर पूरा रिमूव कर दिया जाता है। बहुत सारे अफ्रीकी देशों में, बहुत सारे अलग अलग देशों में ये एक आप समझिए कि परंपरा के रूप में इसको फॉलो किया जाता है, लेकिन यह महिलाओं के विरुद्ध है, उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, उनके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। अगर ऐसी किसी प्रकार की परंपरा को कोई भी देश फॉलो कर रहा है तो यह महिलाओं के प्रति एक यौन हिंसा के रूप में देखा जा सकता है, यौन हिंसा ही है। तो बच्चियों पर क्या होता है, जो महिलाएं होती है, जो छोटी छोटी बच्चियां होती है, उनके ऊपर एक गहरा फिजिकल, मेंटल और सोशल इफेक्ट इसका पड़ता है, उनका एक हिसाब से उत्पीड़न हो रहा है। तो इसके प्रति पूरे वर्ल्ड को अवेयर करना, एफजीएम के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाना कि ये एक सामाजिक विकृति है और महिला के आत्मसम्मान को ये कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है। इसी उद्देश्य से 6 फरवरी को हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। कब मनाया जाता है? हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है 2012 में इन्होंने इस डे को मनाए जाने की घोषणा की थी, तब से यह हर साल मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में एफजीएम को खत्म किया जाना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उनमें गोल 5 में इसे शामिल किया गया है, 5 के सब क्लॉज 3 में, कि एफजीएम को वर्ल्ड से खत्म किया जाना चाहिए। 2030 तक इसे खत्म किए जाने का लक्ष्य रखा गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो 2026 में जो थीम रखी गई है, टूवर्ड्स 2030 नो एंड टू एफजीएम विदाउट सस्टेन्ड कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यह 2026 में इस इंटरनेशनल डे की थीम है। तो महिलाओं के खिलाफ एक अत्याचार है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है इस डे को मनाए जाने का। यूनियन बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए मल्टीलैंग्वेज एआई बेस्ड एडवाइजरी टूल का नाम क्या है? तो यूनियन बजट में किसानों के लिए एक मल्टीलैंग्वेज एआई बेस्ड एडवाइजरी टूल की घोषणा की गई है यूनियन मिनिस्टर, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। यह है भारत विस्तार। आंसर भी हो जाएगा। देखिए क्या होगा, भारत विस्तार की यहां पर हम बात करें, एक मल्टीलैंग्वेज एआई बेस्ड डिजिटल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। ये किन किन को जोड़ेगा? एक तो एग्रीस्टेक डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ फार्मर से, ये गवर्नमेंट का, तो जो एप्लीकेशन है ना, इसमें गवर्नमेंट का एग्रीस्टेक जुड़ा होगा, और इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के जो साइंटिफिक रिसर्च है, इनको सबको इंक्लूड किया जाएगा, सबको जोड़ दिया जाएगा इस एप्लीकेशन में। सही है, इसको नाम दिया गया है भारत विस्तार। क्या नाम दिया गया? भारत विस्तार। अब इससे किसानों को फायदा होगा क्या कि मल्टीलिंगुअल है, तो किसान जो है ना एआई टूल से, क्योंकि कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो किसी भी लैंग्वेज का अगर कोई किसान है, कोई फार्मर है, चाहे वो तमिल लैंग्वेज हो, चाहे वो मलयालम हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, मराठी हो, तो ऐसे जो किसान है ना, वो केवल अपनी भाषा में बोलकर खेती से जुड़ी सारी जानकारी और सलाह इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ओके, अब देखिए एआई बेस्ड है, तो जो भी किसान को इंफॉर्मेशन चाहिए वो आराम से, जैसे ही बोला जाएगा सामने से आंसर आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो किसानों की जो सॉइल है, जो उनके क्षेत्र में वेदर है, जो पुरानी फसलों का रिकॉर्ड है, इन सब के बारे में ये बता देगा किसान को। और इसके अलावा कौन सी खाद डालनी है, उनकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कैसी है, कौन सी फसल उनकी मिट्टी के लिए सबसे अच्छी होगी। जैसे किसान ने अपनी मिट्टी का टेस्ट करवाया लैब में, अब वो टेस्ट की रिपोर्ट डाल दी एआई के पास, अब एआई बता देगा कि आपकी मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, कौन सी फसल बोई जानी चाहिए, कितना कौन सा फर्टिलाइजर डाला जाना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन किसानों को इस एआई टूल से मिल जाएगी। तो इसको नाम दिया गया है भारत विस्तार। ठीक है, मल्टीलैंग्वेज एआई बेस्ड डिजिटल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है किसानों के हित के लिए। इसे हाल ही में लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है बजट 2026-27 में। लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस किस हवाई अड्डे पर संचालित किया जाएगा? तो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस संचालित की जाएगी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर।
और ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा जो हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस जहां पर संचालित की जा रही है। क्या होता है, टर्मिनल से जो फ्लाइट होती है वहां तक ले जाने के लिए जिस बस का यूज किया जाता है, एसी बसों को यहां पर यूज किया जाएगा। बसेस तो पहले से, लेकिन अब हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस को कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूज करेगा। 3 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसें बनाई जा रही है जिसकी टोटल कॉस्ट आएगी 2,90,00,000 रुपए। टोटल मतलब पर बस की कीमत है, एक एक बस की कीमत है। टोटल बजट रखा गया है 8.7 करोड़ रुपीस का। एक साल में ये बसें बनके तैयार हो जाएगी और फिर इनको कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लागू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन पावर्ड बसें पहली बार किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चलेगी? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हाइड्रोजन पावर्ड बसेस की बात करें तो इन बसेस की विशेषता है कि ये धुआं नहीं छोड़ती। धुआं नहीं छोड़ती, इससे होता है कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो कार्बन उत्सर्जन है, पॉल्यूशन है, वो जीरो रहेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन होता है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी से बस चलती। तो जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है, प्रदूषण जीरो होता है और साइलेंसर से केवल वाटर या फिर जो पानी है ना वो ही बाहर निकलता है, धुआं बाहर नहीं निकलता। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम मिलकर एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहे हैं ताकि इन बसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। वैसे आपको पता है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से ही दुनिया का पहला पूरी तरीके से सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो कि पूरी तरीके से सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है, मतलब सोलर एनर्जी से चलने वाला वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है पूरी तरीके से। और अब फर्स्ट हाइड्रोजन बस भी इंडिया की इस एयरपोर्ट पर चलने वाली है। भारत सरकार का एक मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 2023 में से लॉन्च किया गया था भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक भारत में लगभग 5 MMT 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा सके। तो यह उद्देश्य से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था। समझ में आया? तो ये बेसिक फैक्ट है, याद रखिएगा। फर्स्ट हाइड्रोजन बस इंडिया की कहां चल रही है, किस एयरपोर्ट पर? तो ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चलाई जा रही है। तो 6 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में समझे। अब हम लास्ट डे के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये हो जाएंगे युमनाम खेमचंद्र सिंह। बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति पहल की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत को ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह हरियाणा थंडर्स ने जीता है। चर्चा में रही पेन्नियार नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो यह तमिलनाडु और कर्नाटका। मैबलिन न्यूयॉर्क ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये कियारा आडवाणी को बनाया है। एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? तो इसे शुरू किया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। पैमाना पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। पिलो एआई नामक वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बोर्ड सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन है? तो यह हो जाएगी निवेदिता दुबे। और भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन असम के मिसामारी में किया जा रहा है। ये सारे करंट अफेयर कल के हैं, रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देखें। बजट 2026-27 में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए? तो यह है 20। भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन और फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस किया था इसको हमने। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? और भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है?
तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।